अभी भी बिहार की जनता के पास सबसे सुनहरा मौका है। 2 तारीखें याद रखनी है, 6 तारीख और 11 तारीख, और फिर जो तारीख याद रखनी है वो नेताओं को रखनी है। न्यूज़ 18 इंडिया का सफर मुझे याद है, हम लोग 23 तारीख को निकले थे ताकि जमीनी हकीकत बिहार के चुनावों से पहले पहचान पाए। 23 नवंबर के आसपास 23 अक्टूबर के आसपास हमारा जो ये सिलसिला शुरू हुआ था, हम 4 अलग अलग रीजन पहुंचे। 1750 किलोमीटर का सफर टीम इंडिया की पूरी जो न्यूज़ 18 इंडिया की पूरी टीम है उसने किया है। हमने लगभग 8 से 9 जिले कवर किए हैं और टू बी प्रिसाइज 33 सीटों का हमने हालचाल जाना है। हजारों दिलों के अंदर क्या कुछ छिपा हुआ है, क्या उम्मीदें हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सारे मसले पर हमने चिंता भी की है और उन सारे लोगों से बातचीत भी की है, और महज बातचीत नहीं थी, वो बात आप तक पहुंचाई भी की है। अब ये 1750 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच गए हैं गया जी। यहां पर चुनाव तो होना है दूसरे फेज में। पहले फेज में याद रखिएगा 18 जिलों की 121 सीटों पर चुनाव होने वाला है। आमने सामने की लड़ाई हो रही है, एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए। गया जी को मोक्ष की भूमि कहते हैं, ज्ञान की भूमि कहते हैं। यहां पर सनातन धर्म में पिंडदान होता है, और आप जानते हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस महायज्ञ में अब आहुति का समय है, मतदान का समय है, और उसी के लिए जी जोड़ लगाकर सब के सब जुटे हुए हैं। हमने एक आंकड़ा निकाला, जैसे आंकड़ा आपके सामने रखा कि न्यूज़ 18 इंडिया का सफर कितना लंबा था, कहां कहां हम पहुंचे, वैसा ही आंकड़ा हमने राजनेताओं का भी लगाया। आपको पता है कि रैलियों के मामले में इस वक्त सबसे पहले नंबर पर अमित शाह है। उन्होंने तो मान लीजिए यहां पर डेरा ही जमा लिया है। अब तक 25 जनसभाएं उन्होंने की है। अभी कुछ देर पहले न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपने जेपी नड्डा से एक्सक्लूसिव बातचीत सुनी होगी हमारी। जेपी नड्डा ने एक रोड शो किया है और आंकड़ा यह बताता है कि उन्होंने 5 जनसभाएं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जनसभा की, पटना में एक बड़ा रोड शो किया। उसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब तक 15 जनसभाएं कर चुके हैं, 1 रोड शो कर चुके हैं। राहुल गांधी का आंकड़ा हमने निकाला तो राहुल गांधी अब तक कुल जो प्रतिपक्ष के नेता हैं 9 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी यहां पर चुनावी दमखम में लगे हुए हैं। उन्होंने आज जो है उन्होंने 2 अब तक जनसभाएं की हैं। प्रियंका गांधी ने 4 जनसभाएं की है। ये आंकड़ा मैं आपको बता दूं। पहले चरण में नेताओं की मेहनत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ बयानों की बौछार भी तो देख रहे हैं। बौछार नहीं है, ऐसा लग रहा है एक दूसरे को बस इन बयानों के तीर से खत्म ही कर देंगे, एक के बाद एक। मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का यहाँ पर वेलकम किया गया नेताओं की तरफ से, या ये कहिए उनकी एंट्री हुई और शब्द में लिख के लेकर आई हूं। एक ने कहा वोट के लिए ना चलेगा प्रधानमंत्री, फिर एक ने कहा कि पप्पू टप्पू और अप्पू ही चल रहे हैं, एक ने कहा तेजस्वी को झुंझुना पकड़ाएगा, एक ने कहा कि कट्टा और फैक्ट्री, और आखिर में मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री हो गई। और जैसे ही उनकी एंट्री हुई तो शुरू हो गया बैंड बाजा और बारात। अब ये बैंड बाजा बारात क्या है? बैंड बाजा बारात वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बिहार में ऐसे काम कर रहे हैं जैसे वो दूल्हा हो यहाँ के। वो शब्दशः पीएम पर तंज कसते हुए ये कहा कि पीएम ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनके बेटे की शादी हो, माफ कीजिएगा। तो खड़गे को असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से परेशानी है कि इतनी क्या रैलियां कर रहे हैं कि यहीं पर जम गए हैं जैसे उनके बेटे की शादी है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि बयानबाजी के लिए ठीक है, लेकिन इस फर्स्ट फेज के चुनाव के आज आखिरी मोमेंट पर, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रही हूं 6 बजे प्रचार थम जाएगा, कोई भोपू नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, कोई रैली नहीं, कोई रोड शो नहीं। अब जनता तय करेगी, जनता तय करेगी 6 तारीख को उसे किसे मत देना है 121 सीटों पर।
और फिर 20 जिलों की 122 सीटें सामने आएंगी। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये एक दूसरे पर तीखा वार प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहना कि ऐसे घूम रहे जैसे बेटे की शादी है, क्या कुछ अटक रहा है, खटक रहा है? शुरू करते हैं गूंज न्यूज़ 18 इंडिया पर। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा मोन्टाज हमारी भाषा में कहते हैं, लेकिन आप इसे समझ लीजिए कि हमने अब तक जो कुछ भी किया है उसको हम कुछ सेकंड्स में पिरोने की कोशिश करते हैं माला की तरह। देखिए, तो सारे खास मेहमान अब आपसे उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह साहब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू के नेता सत्यप्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, अरसे बाद हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेल्लारी जी लगातार यहाँ चुनाव में किस तरीके का कलेवर और फ्लेवर आ रहा है वो बेल्लारी जी रूबरू करवाई रहे हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। एक सीधा सा सवाल है, ये जब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ऐसे जुड़ गए हैं जैसे बेटे की शादी है, मतलब मेहनत से तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली दफा ऐसा थोड़ी कर रहे हैं पंकज जी, आपने उनको हर चुनाव में इसी तरीके से रैलियों पर रैलियां करते हुए देखा है। नंबर और आंकड़ा तो आप पूछिए ही मत। मैं तो कहता हूं कि सबको ऐसे ही जुटना चाहिए जैसे बेटे की या बेटी की शादी है। कांग्रेस को और विपक्ष को भी यही करना चाहिए। अगर नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, बाकी सबको भी यही करना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू इस चुनाव में हर हथकंडा बनाकर उसको जीतना चाहते हैं, लेकिन जो अंतः प्रवाह है बिहार का इस वक्त वो बिल्कुल उलट है, वो महागठबंधन के पक्ष में है। अब आप सोचिए कि एनडीए ने सिर्फ 5 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, महागठबंधन के 31 हैं। एनडीए के पिछड़े और अति पिछड़े उम्मीदवार हैं 113 और महागठबंधन के हैं 136। एनडीए के दलित उम्मीदवार हैं 38 और महागठबंधन के हैं 40। भारतीय जनता पार्टी की सियासी रणनीति में मुस्लिम तो हाशिए पर है ही, दलित, पिछड़े और अति पिछड़ों को भी तरजीह नहीं दी गई है। एनडीए के 85 उम्मीदवार ऊंची जातियों के हैं, राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण। महागठबंधन ने सामान्य वर्ग के सिर्फ 43 लोगों को उम्मीदवार बनाया है, एनडीए से आधे। ये बीज गणित है बिहार का इस बार, और ये जो रणनीतिक गठजोड़ इस बार बना है उसके नतीजे अलग तरीके के आने वाले हैं। जो पार्टी उस मुस्लिम समुदाय को, जिसकी आबादी बिहार में पौने 18% है, पौने 18%, चुनाव लड़ने के लिए एक भी टिकट नहीं देती। पार्टी दलितों, पिछड़ों और जो अति पिछड़े हैं उनकी अनदेखी करती है। क्या आपको लगता है कि समावेशी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो बिहार यकीन रखता है, जो गौतम बुद्ध की धरती है, अशोक की धरती है, अजात शत्रु और बिंबिसार की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की बार, क्या एनडीए के गले में जयमाला डाल देगी? ये है असली प्रश्न बिहार के इस चुनाव का। ओके,
ठीक है पंकज जी, अब ये आपने तो सब बता दिया कि इतनों को दिया, इतनों को दिया। आप ये नहीं बता रहे हैं कि महागठबंधन ने यादवों को कितना टिकट दिया है, कितने यादव प्रत्याशी हैं? हाँ, यादव प्रत्याशी ज्यादा हैं, राष्ट्रीय जनता दल के यादव प्रत्याशी ज्यादा हैं, लेकिन वो पिछड़ा पिछड़ा वर्ग है। अच्छा, पिछड़ा वर्ग है वो। देखिए बिहार में वो पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़े बाकी नहीं है? नहीं, बाकी तो और अति पिछड़े हैं। पिछड़े बाकी वर्ग नहीं है, पिछड़े बाकी नहीं। यहाँ का एमवाई समीकरण जो है वो मजबूत रखे, लेकिन बीजेपी और एनडीए को जब अपना मजबूत जो वोट बैंक है उसे स्ट्रॉन्ग करना हो तो वो गड़बड़ी, और आप लोगों को सब जायज है भाई। अगर आपको तौलना ही है तो दोनों को एकदम बराबर तौलिए। और मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं पंकज जी, तो मुसलमानों के लिए तो एआईएमआईएम ने सबसे बड़ा कटाक्ष आप पर कसा है कि मुसलमानों को आपने केवल दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है। वो तो कुछ भी कहें और वैसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय जानता है कि उसका असली खैरख्वाह कौन है। उसका असली खैरख्वाह भारतीय जनता पार्टी तो उसकी असली खैरख्वाह नहीं है। जनता दल यू ने दिखाने के लिए 2-4 मुस्लिमों को टिकट दिया है। देखिए बिहार में भागलपुर मुंगेर अंचल का अपना समीकरण है, भोजपुर का अपना है, मगध का, मिथिला का, सारण और तिरहुत का अपना नहीं पंकज जी, आप जितना नहीं पंकज जी, मैं आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार अगर इस तरीके की बातें करेगा तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आप कह रहे हैं कि जाति को ध्यान में रखकर सारे वोट बांटे गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो मिडिल क्लास है या जो किसी जाति को रिप्रेजेंट वैसे नहीं करता है, उसकी कोई पूछ नहीं है। मतलब जाति है कि जाति नहीं। यही तो बिहार की ये बदहाली का सबसे बड़ा कारण सारे बड़े लोग ये बताते हैं, जितने भी समझदार लोग ये बताते हैं कि एक जाति है जो नहीं जा रही है, जिसकी वजह से बिहार की हालत ये है। और आप वो कह रहे हैं कि महागठबंधन ने तो जातियां देख देख कर टिकट बांटी है। हो गया फिर तो सर। महागठबंधन नहीं, क्यों, एनडीए ने भी जातियां देख देख कर टिकट बांटी है। अब तक बिहार का इतिहास क्या रहा है? आबादी में सामान्य वर्ग का प्रतिशत है 10.5। अभी जो 2023 की जाति जनगणना हुई बिहार में उसके हिसाब से, और विधायकों की हिस्सेदारी का औसत रहा है पिछले 6 दशक में 34%। 10.5%। पंकज जी हिस्सेदारी की बात नहीं, 34% नहीं पंकज जी, आप नहीं, धराशायी हो जाएगा आपका लॉजिक। हिस्सेदारी की बात नहीं सर, हिस्सेदारी की बात इसलिए महागठबंधन नहीं कर सकता है, मैं आंकड़ा बता देती हूँ। 19%, 18.5 आप कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ 19% मुस्लिम आबादी है। सीटें आपने कितनी दी है सर? महागठबंधन ने कितनी सीटें दी हैं? महागठबंधन ने 31 सीटें दी हैं। ऑल राइट, वंडरफुल। और 13% यादव को कितनी सीटें दी हैं? हाँ, यादवों की सीटें ज्यादा हैं, ये बात सही है, लेकिन वो राष्ट्रीय जनता दल ने ज्यादा कितनी, मैं बताती हूँ, छुपाइए मत पंकज जी, मैं बताती हूँ आपको। जो 18% मुसलमान है उसको आपने 30 सीटें दी हैं, है ना सर? 30, 31, अगर आप 31 कह रहे हैं मैं 31 मान लेती हूँ। और जो 13% यादव है उनको आपने 67 सीटें दी हैं। और फिर आप कहते हैं हम मुसलमानों के पैरोकार हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यू फॉल फ्लैट ऑन योर फेस सर। कहां? सब झूठ साबित हो गया। और इसीलिए अब इस मसले को मैं आगे ले जा रही हूं, जातिवाद पर ही क्या बिहार में वोट होगा क्या? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। रूबिका जी, मुझे लगता है कि यही कहकर ये लोग इस पिच पर फंस गए हैं। जातिवाद पर वोट हो रहा है, इसमें कोई भ्रम है क्या? और इनको मुस्लिम और यादव समीकरण दिखता है, और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने एक साथ बैठकर सीटें तय की, इसलिए उनको पता है कि फॉरवर्ड क्लास है, ओबीसी है, ईबीसी है, गैर यादव सब उनके पास है। और यहीं तो जाकर पीटता है ना विपक्ष बार बार। और जब ये कहते हैं तो एक आपने बताया कि मुसलमान कितना है और उसको कितना टिकट दिया, क्योंकि ये तो कहते हैं भाई ये मुसलमानों खैर ख्वाह। दूसरा भी बताइए रूबिका जी, बिहार में 35 वर्षों से 35 वर्षों से यादव, कुर्मी, मुसहर उन्हीं का शासन। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी वो भी उनकी पत्नी, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी। और उसके बाद अगर जब कांग्रेस के लोग जाकर कहते हैं कि वहां पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा, भारतीय जनता पार्टी में भी कौन? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, जिसको नीतीश कुमार भी कह रहे हैं बड़े सम्राट जी बहुत जबरदस्त आदमी, फिर भी ये बोलेंगे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो विपक्ष
जहर घोलना चाहता है जाति का। दोनों का फर्क समझिए, जाति के नाम पर भागीदारी, सामूहिक, सामाजिक, लेकिन कांग्रेस और जो अभी जो बताया जिस तरह से ना, वो आंकड़े लोग सुन रहे होंगे तो हंस रहे होंगे। एनडीए और गठबंधन जब बता रहे थे तो लगभग वही आंकड़े दे रहे थे और कह रहे थे कि हमने बड़ा कमाल कर दिया। ये जो जाति का जहर घोलने की कोशिश है, इसकी वजह से इस जहर को बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करती है। 35 साल से इन लोगों को सत्ता का मुंह देखने को नहीं मिला और फिर 2025 में वही होने जा रहा है, क्योंकि आपने अलग अलग लड़के टिकट बांटा है। बीजेपी और जेडीयू ने, आप चाहे जो कह लीजिए कि एक दूसरे की पार्टी चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों ने मिलकर समीकरण के लिहाज से टिकट बांटा है, इसलिए वो ज्यादा बेहतर स्थिति में खड़े दिख रहे हैं। नहीं, और आखिरी बात, जो स्वर्ण जाति से कोई मुख्यमंत्री था वो कांग्रेस की तरफ से ही तो थे ना सर, ये हमको नहीं भूलना होगा। और आप सही कह रहे हैं कि इतने दशक गुजर गए हैं और अब तक बदहाली में अगर पिछड़ी जाति है, अगर बदहाली में ओबीसी है, दलित है, ईबीसी है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, मतलब 100 जातियों को मिलाकर वो ईबीसी बना दिया गया है। आज भी हालत वो की वो है, लेकिन उसके एक हाँ, लाइन में कह दूं, लोग नाराज होंगे और पॉलिटिकली बहुत ये अनपॉपुलर ओपिनियन है। क्या यादव को पिछड़ा कहना ये उचित है? उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव क्या पिछड़ी जाति में, पिछड़े उस समूह में शामिल होना चाहिए? और मैं तो अपने गांव से बताऊं, मैंने तो आज तक किसी यादव को कमजोर नहीं देखा किसी भी तरह से, और न तो कोई उसके साथ छुआछूत होता है, न ऐसा व्यवहार होता है। देखिए, एक जो सामाजिक स्थिति होती है उसमें लालू के कालखंड में बदलाव आया, और वो मैं मानता हूं कि जरूरी था, क्योंकि प्री लालू कालखंड में करीब 44% विधायक ऊंची जातियों के रहे। तब तक लालू राज में वो 44% से घट के 25% रह गए ऊंची जातियों के। नीतीश का दौर आया तो उसमें भी 26.5% ही रहे। तो लालू के पहले पिछड़े वर्ग के विधायक करीबन 29.5% थे। लालू के दौर में उनकी तादाद 43% पहुंच गई। नीतीश आए तो ये प्रतिशत थोड़ा गिरा, लेकिन 39% पे आकर एक दिलचस्प तथ्य मैं आपको बताता हूँ। सारे कालखंडों में, भूमिका जी एक मिनट, सारे कालखंडों में मुस्लिम विधायकों का प्रतिशत 8 से 9 के बीच बना रहा और दलित विधायकों का प्रतिशत 15.5 से 16.5 के बीच स्थिर रहा। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है बिहार की। लेकिन हम बिहार की क्यों नहीं बात कर रहे हैं पंकज जी? हम ओवरऑल बिहार की बात करने से क्यों कतरा रहे हैं, ये बताइए। और आप ही लोगों की लंबे समय तक सत्ता रही है ना पंकज जी। हाँ, मैं बिहार में जो ये जातिवाद घोलने की कोशिश हो रही है। एक सेकंड डॉक्टर हर्षवर्धन, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, तो आपको मतलब एक तमगा ही मिल गया है, लेकिन हर्षवर्धन जी एक सेकंड, बाकी मेरे 4 और मेहमान और उसके बाद मैं आपका रुक कर लूंगी। रोहन गुप्ता जी, अभी तो ध्रुवीकरण का भी मसला आ गया है। मतलब जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, यदमुल्ला से लेकर ये जो राम अंधभक्त हैं, वो सब के सब एंट्री हो ही चुकी है। क्या ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीता जाएगा? रूबिका जी, पहली बात तो एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब कांग्रेस को लग रहा है, महागठबंधन को लग रहा है कि चुनाव तो हार ही रहे हैं, और हर बार जो मोदी जी का व्यक्तिगत अपमान करने की राजनीति पे तूल जाते हैं, वापस उसी रास्ते पे बिहार में चल पड़े हैं। जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मोदी जी के लिए शब्द प्रयोग किया, राहुल गांधी जी ने जो शब्द प्रयोग किया, वोट के लिए नाचने की बात की, ये क्या इनको शोभा देता है क्या? हर बार ये लोग मुखी खाते हैं, पर ये मजबूरी हो गई है, क्योंकि बिहार में भी उनको लग रहा है कि अब कुछ बचा नहीं है तो मोदी जी को गाली दे दो, थोड़ा बहुत जो उनके टाइप का जो वोट है वो बच जाएगा। इन्होंने चुनाव का आगाज कैसे किया था? अपने मन से मोदी जी की आपकी तरफ से भी तो कहा गया ना, प्रधानमंत्री ने कहा ना कि कट्टा सटा के, और उन्होंने बार्गेन कर लिया, कट्टा सटा के डरा दिया, और उसके बाद जो है सीएम पद अपने नाम करवा दिया। रूबिका जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक चीज आप समझिए, व्यक्तिगत अपमान और कटाक्ष में, व्यंग में फर्क होता है। और ये बात तो सही है कि कनपट्टी पे बंदूक रख के, नहीं तो तेजस्वी को क्यों कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर नहीं कर रही थी? कांग्रेस पार्टी को मालूम था कि जंगल राज का जो थप्पा है वो वापस चिपक जाएगा, जिसके कारण पर इसमें भी तो उपमा ही है ना, ये मजबूरी थी कांग्रेस पार्टी की। इसमें भी तो उपमा ही है ना रोहन जी, क्या इसमें उपमा नहीं है? जब वो कह रहे हैं कि ऐसे बिजी हो गए जैसे बेटे की शादी में हो, ये उपमा ही है। उनके बारे में थोड़ी कुछ व्यक्तिगत तौर पर कहा गया। बिल्कुल नहीं। जब प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसी बात करेगा तो हम लोग यहाँ पर जिम्मेदारी से
उस बात पर सवाल उठाने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये व्यक्तिगत टिप्पणी, तो क्या हुआ कि दूल्हे के अपने बच्चे की शादी की तरह नाचना, व्यक्तिगत टिप्पणी हुई ना। ये कहना छठ पर्व का मजाक उड़ाना, हर चीज में मजाक उड़ाना, हर चीज में मजाक उड़ाना। तो ये जैसे आपको याद हो, चुनाव का आगाज कहां से हुआ था? मोदी जी की माता को गाली देने से उनके मन से चुनाव की शुरुआत हुई थी। तो ये व्यक्तिगत अपमान नहीं है तो क्या है, मुझे बताइए। हाँ। और बिहार की जनता उसका अच्छा, लेकिन इसके बिटवीन द लाइंस रीड करने की कोशिश कर रही हूँ बेलारी जी। ये खड़गे जी का ये कहना क्या ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना यहाँ पर रहेंगे उतना मुश्किल वाला काम हो जाएगा महागठबंधन के लिए, और यही वजह है कि वो ये कह रहे हैं कि भैया इतनी रैली काहे कर रहे हो, मत करो। नहीं, खड़गे जी क्या कहते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। खड़गे जी का वो कहना हो सकता है कि उसको अब दूसरे तरह से भी देखा जा सकता है। वो ये करना चाहते हो कि इस बेटे की शादी की तरह यहाँ जुटे हुए हैं ताकि नीतीश कुमार को यहाँ से हटा करके बीजेपी की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, इसलिए यहाँ रहना जरूरी होगा। क्योंकि वो तो मन बना चुके हैं, नीतीश शाह जी ने बना लिया है कि यहाँ हमारी बीजेपी की सरकार होगी, नीतीश का अब कोई काम नहीं है। कल ललन बाबू ने भी इशारा कर दिया कि मुख्यमंत्री का चुनाव जो है। नहीं बेलारी जी, मैंने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की है, वो खुद ये बात बोले हैं कोई वैकेंसी नहीं है रूबिका जी, हम लोग यहाँ पर नियम कायदे से चलने वाली पार्टी है, और कायदा ये कहता है कि विधायक दल के नेता के तौर पर जब चुने जाएंगे नीतीश बाबू तो उनको सीएम बनाएंगे। अब टेक्निकली वो बात गलत तो नहीं कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कोई वैकेंसी नहीं है सीएम की। इसकी बिटवीन द लाइंस भी तो रीड करेंगे ना आप। हाँ, बिटवीन द लाइंस से मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ने पिछले बार ऐसा नहीं कहते थे कि वैकेंसी नहीं है, पिछले बार तो खुलेआम कहते थे कि नीतीश होंगे इस तरह से बात। खैर, अब चलिए, आप ये बोलती हैं, अभी भाजपा के हमारे जो मित्र हैं वो भी बोल रहे थे कि इतना गंदा कैसे बेकार शब्दों का प्रयोग करते हैं, नाचने उछने वाला। ये आप भूल जाती हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि लालटेन वाले मुजरा कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा बताना चाहिए ये कैसा शब्द है मुजरा का। और दूसरी बात, अभी हर्षवर्धन क्या बात कर रहे हैं? अभी मैंने सवाल पूछा है ना बेलारी जी, अभी तो क्रॉस क्वेश्चन किया है मैंने कि आपकी तरफ से भी इसी तरीके के। अरे तो अब वो आपने याद दिला दिया, जोड़ दीजिए, उसमें क्या बात होगी। लेकिन यही प्रश्न किया गया है कि ऐसी शब्दावली की कट्टा की सटा देंगे, क्या जरूरत पड़ जाती है, क्यों बोलना पड़ जाता है? अच्छा बताइए, ये तो सवाल पूछा है, कोई सवाल पूछने से कतराएगा थोड़ी। मुजरा और नाच में कौन बढ़िया है? अच्छा, कोई एलओपी ये बोलेगा, कोई एलओपी ये बात बोलेगा कि आके नाच लेंगे? क्या बात कर रहे हैं सर? कोई एलओपी को ये शोभा देता है कि आकर बोलेंगे नाच लेंगे? क्या व्यक्तिगत टिप्पणी की है? मैं ये कह रही हूँ व्यक्तिगत इसमें क्या है बेलारी जी, व्यक्तिगत क्या है? उन्होंने कहा कि राहुल जी मुजरा करेंगे, उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी मुजरा करेंगे, उन्होंने कहा कि फला आदमी आकर मुजरा करेगा। ये नहीं कहा ना उन्होंने, नहीं कहा ना सर उन्होंने। कंपेयर करेंगे तो फिर एकदम तीखा वाला कंपेयर कीजिएगा सर, और मैं नहीं डरती कंपेयर करने से। नहीं, आपने सुना नहीं एलओपी ने क्या कहा? एलओपी ने क्या कहा? लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने क्या कहा? पीएम को स्टेज पर बुला दो, नचवा दो, नाच लेंगे। आप अगर आपको कहना ही है, तीखा कहना ही है, तो आप उस शब्दावली का इस्तेमाल कीजिए। ये लोग ऐसे हैं कि इनको स्टेज पर बुला लीजिए, नचवा लीजिए तो वोट मांगने के लिए नाच भी लेंगे, इतना बोल देते। ये अगर इतना ही तीखा बोलना था ये बोल देते। ये बार बार तीखी टिप्पणी प्रधानमंत्री के ऊपर। तो प्रधानमंत्री ओके फाइन बेलारी जी बोलिए। हाँ, मैं छोड़िए इस सब, अब छोड़ दीजिए व्यूअर को। तो अब ये कहते हैं कि यादव जो है, कोई मैंने यादव के बारे में कहा हर्षवर्धन जी ने, कुर्मी का नाम नहीं लिया इन्होंने। मैंने भी कुर्मी भी तो बहुत संपन्न हो गए हैं, कोरी भी बहुत संपन्न हो गए हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी उनका नाम नहीं लिए, यादवों का नाम लिए। क्यों यादव का नाम लिए, अब हर्षवर्धन जी बताएंगे। दूसरी बात, जात की राजनीति होती है महागठबंधन वाले। अच्छा ये बताइए रूबिका जी, आप में से एक करता है धर्म की राजनीति, दूसरा मान लेते हैं जात की, तो कौन बढ़िया है कौन खराब है? धर्म की राजनीति वाला बढ़िया है कि जात की राजनीति वाला? दोनों खराब है। एक हिंदू मुसलमान करता है, दूसरा मान देखिए जात की राजनीति करता है। तो अपना जनता को अपने पक्ष में करने के लिए अपना अपना रणनीति बनाते हैं, उस अनुसार अपना गोलबंदी करते हैं। बस अब बेलारी जी ये कह रहे हैं तो मैं आपका सपोर्ट कर लूंगी, आपके इस तर्क से मैं अग्री कर जाऊंगी।
लेकिन ये कहना कि और फिर जब महागठबंधन आकर ये कहता है कि ये लोग खतरनाक है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। मैं कह रही हूं कि अगर धर्म और जाति की राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, दोनों के लिए ये जनता के लिए खतरनाक है। मतलब ना एनडीए ठीक कर रही है और ना ही महागठबंधन इस मसले पर ठीक कर रहा है, एकदम क्लियर है अपना मामला। लेकिन ये कहना कि ये तो भैया ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामने वाला कर रहा है, तो फिर तुम में और उनमें फर्क क्या हुआ? अब मेरे दो और मेहमान, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। यहाँ सत्य प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश जी, अभी जब हर्षवर्धन जी ने जिक्र किया, ओके 5 सेकंड लीजिए। लेकिन जातीयता केवल बिहार में नहीं होती है, आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। देखो ये बिहार का नाम बदनाम मत करो सर, बिहार का नाम जातीयता बिहार में नहीं होती है, लेकिन जातीयता के आधार पर जातियों को बेवकूफ बेइंतहा तौर पर यहाँ बनाया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जातीयता सब जगह देखी जाती है, जातिवाद सब जगह देखा जाता है, सारी राजनीतिक पार्टियां ये काम करती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं तो अभी आपको परसेंटेज बता देती हूँ सर, मैं अभी परसेंटेज बता देती हूँ कि कितने परसेंट का कौन है और कितने कैंडिडेट्स उतार दिए गए हैं। लेकिन सत्य प्रकाश जी रूबिका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। देखिए रूबिका जी, सबसे पहला जो मैं कहना चाहता हूं कि बेटे और बेटियों की शादी से बड़ा है लोकतंत्र का महापर्व चुनाव। ये उन व्यवस्थाओं को जन्म देगा जिसमें सभी बाल बच्चे बेटे और बेटियों को सुख मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा और उनका विवाह सुनिश्चित होगा, तो वो भी एक अच्छा फैसिलिटेशन होगा। अब आइए जातियों पर, जो बेलारी जी से सामान्यतः में बहुत दिलचस्प की कथा सुनाते हैं। पिछड़ी जातियों में अगर यादव आते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए सामाजिक न्याय में सिर्फ यादव ही पिछड़ी जाती है, बाकी जातियों को भूल जाते हैं। जब रामनाथ ठाकुर जो अति पिछड़े समाज से थे, उनको नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा भेजा। कहकशा परवीन जो राइन समाज से थी, मुस्लिम समाज के पाशमंदा समाज से थी, उनको राज्यसभा भेजा। तो नेतृत्व का विकास और उनके जीवन में आर्थिक विकास अति पिछड़ों का और सभी वर्ग के जातियों का नीतीश कुमार जी ने किया। लालू जी ने मीसा दीदी का किया, साधु यादव जी का किया, रोहिणी आचार्य का किया। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। तो जातियों में सभी अति पिछड़े और पिछड़ी जातियों को न्याय के साथ विकास नीतीश कुमार जी ने दिया है। आप कोई स्पेशल आदमी नहीं है कि आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आप ये बताइए कि क्या वजह थी कि आपको इस बार चार ही टिकट देने पड़े? पिछली बार तो 11 मुसलमानों को टिकट दिया था ना आपने भैया। अब इस बार ऐसा क्या हुआ, कौन सा सांप सूंघ गया कि आपको 11 से 4 कर दिए? हमने मुस्लिम महिलाओं को भी टिकट दिया है। सगुफ्ता अजीम लड़ रही हैं अररिया सीट से। तो सवाल यह है कि भागलपुर दंगे में जिन्होंने न्याय नहीं दिया वो हमसे सवाल पूछेंगे। कांग्रेस पार्टी, सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे, भागलपुर में दंगा हुआ, लालू यादव 15 साल फाइल पे बैठे रहे, नीतीश कुमार 2015 में आकर के भागलपुर दंगा को न्याय देते हैं और आज भी सहायता राशि मुस्लिम समाज को मिलता है। तो अगर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज को आप लोगों ने बहुत सम्मान न्याय दे दिया, टिकट कब देंगे? जो टिकट देते थे वो तो आपने छीन ली उनसे, क्यों छीन ली सर? जी आप ये पता करिए कि हमने मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए जितने योजनाएं लाई हैं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने कभी नहीं लाया। मुस्लिम महिलाओं को कभी एड्रेस नहीं किया। उनके हुनरमंद की योजना है, परित्यक्ता महिला को सहायता राशि जाती है। आप टिकट की बात करेंगे, ये लॉजिक नहीं हुआ सर। आगे बढ़ चढ़ करके हमेशा मुस्लिम वर्ग के साथ खड़ी रही है। अगर टिकट पे राजनीति करना है तो मैं आपको बता दूं, आप क्यों नहीं खड़ी है? कांग्रेस पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल है, उन लोगों ने एक राज्यसभा था, अखिलेश प्रसाद सिंह को देना उचित समझा। सवर्ण जाति से क्यों नहीं उस दिन किसी पिछड़े जाति, किसी दलित जाति के लोगों को राज्यसभा भेजते? मलाई खाए कांग्रेस पार्टी का अगड़ी जाति और बुरे हाल में छोड़ दो पिछड़ी जाति। अति पिछड़ों के सवाल को सबसे पहले बेलारी जी भी जानते हैं, नीतीश कुमार जी ने उठाया। 50% अगर पंचायत में रिजर्वेशन मिला है तो उसमें अति पिछड़े को अलग से मिला है। तो इन जातियों से हम आगे निकलते हैं। अब सर रुक जाइए, अब सर ये पहला राउंड जातियों वाला ओवर हो गया है। अब मैं लौट कर आती हूँ, ये जितना दमखम लगाया गया है उसके बाद सुनील सिंह जी पहले आप भी अपनी बात इस पर रख लीजिए, उसके बाद मैं दूसरे राउंड पर जाना चाहती हूँ। ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। सुनील जी, आपने भी तो बहुत बड़ा वाला जाति कार्ड खेला, ऐसा खेला कि आपको तो घोषित ही कर दिया गया कि आने वाले उप मुख्यमंत्री हैं ये।
देखिए जाति ने, हम तो जमात की राजनीति करते हैं, लेकिन जैसे बाबा साहब के संविधान में सोशलिस्ट स्टेट और सेकुलर स्टेट लिखा है। सोशलिस्ट मतलब कि समाजवादी विचारधारा है कि जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं सुनील उनको जी, किसकी हैंड बात होल्डिंग करते करके हैं? उनको जातियों विकास के? की किरणें जाए। जमात की बात करते हैं, जाति की बात नहीं करते हम लोग। लेकिन बाबा साहब का संविधान जमात ये की? बताता है कि हमारा जो समाजवादी, जमात की? जी जमात की राजनीति करते हैं जी। जमात वो मतलब क्या मुस्लिम होती मत लीजिए, जमात मतलब हम सब हिंदू मुस्लिम सब जमात हो गए, ठीक है। सब जमात मतलब मुस्लिम मत लीजिए। हाँ। और मेरा सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिए कि हमने जैसे बाबा साहब के संविधान जो नहीं, दिया नहीं, हुआ है, आप कीजिए। उसमें भारतवर्ष को, लेकिन मैं समझना चाह रही थी कि मतलब जमात क्या, जमात की राजनीति क्या? आजकल सब हवा हवा में बात कर रहे हैं ना जमात सर, मतलब सारे देख जात, उधर रहे हैं, तीर निशाना उधर साध रहे सारे हैं। जात सारे धर्म, हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं सारे जात सारे धर्म की राजनीति करते हैं। और जो हमारा भारत है वो सोशलिस्ट स्टेट संविधान में लिखा है। सोशलिस्ट स्टेट का मतलब हुआ कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा गरीब व्यक्ति पर भी समाज की किरणें जाएं और हम हैंड होल्डिंग करके उसे मुख्य धारा, देखिए बीच में नहीं, यार बीच में। सत्यप्रकाश जी आपको प्रॉब्लम क्या है भाई, आप बीच में बोलते हैं, समस्या देखिए बोलने दीजिए। हाँ, सत्यप्रकाश जी रुकिए भाई, बीच में कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, तो उनको हैंड होल्डिंग करके हम लाएंगे तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बेटा, मलाह का बेटा अगर उप मुख्यमंत्री है और पिछड़ा का बेटा अगर मुख्यमंत्री है तो बिहार के साथ न्याय होगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो 37% है और मलाह निषाद समाज 22 उपजातियों सहित करीब 12% है। तो हमारा प्रतिशत भी है, हम गरीब भी हैं, हम वंचित भी हैं। तो अगर हम सत्ता में नहीं आएंगे तो हम उन जो हमारा संविधान का जो बेसिक टेनेट है सोशलिस्ट स्टेट, तो सोशलिस्ट स्टेट का मतलब सभी वर्गों का कल्याण करना। आप रुक जाइए सुनील जी, रुक जाइए जी, सुनील जी रुक जाइए, सुनील जी रुक जाइए। ठीक है, मल्लाह का बेटा मेरे समझ में आता है, दलित का बेटा कहाँ गया? मूसर का बेटा कहाँ गया? मुसलमान का बेटा कहाँ गया? अति पिछड़ा का दूसरे जो जातियां हैं उनका बेटा कहाँ गया? आप भी तो जातिवादी कर रहे हैं, फिर ये मत बोलिए ना हम जमात की बात करते हैं। कौन सी जमात की बात कर रहे हैं आप? नहीं देखिए, कौन सी जमात की बात कर रहे हैं? आप तो एक ही जात की बात कर रहे हैं, कौन सी जमात की बात कर रहे हैं? नहीं, अरे क्या मतलब मल्लाह का बेटा क्या? अच्छा, मल्लाह का बेटा बोलना क्या होता है? अरे आप ये बोलिए ना कि मैं इंसान का बेटा हूँ, आप क्यों बोलते हैं मल्लाह का बेटा हूँ? फिर इसका मतलब जातिवाद कर रहे हैं ना आप? रूबिका जी समझे नहीं, रूबिका जी आप समझने की कोशिश करें। कैसे समाजवादी विचारधारा में नहीं, कैसे समझूं बताइए? जो जात गरीब है, अत्यंत पिछड़ा है, उसको सामाजिक उत्थान करना है। अरे तो दलित जात गरीब नहीं है क्या सर? के बिना नहीं हो सकता। अरे मुझे ये बताइए, दलित गरीब नहीं है? दलित है, मुस्लिम भाई है। हाँ तो फिर कहाँ है दलित का बेटा? मुस्लिम हमारे भाई है, एकदम है। हाँ तो कहाँ है दलित भाई? दलित का बेटा कैसे नहीं होगा? कहा गया है। देखिए और उप मुख्यमंत्री बनेंगे आप और हम, चिंता न करें। जब ये जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो हुआ कि अन्य समाज और वंचित समाज से और उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारा सरकार आएगा तो सत्ता की भागीदारी कहे नहीं, चेंज मेकर, जो सत्ता की भागीदारी गरीब, दलित, अत्यंत पिछड़े, अल्पसंख्यक सबके हाथ में होगी। प्लीज सर, आप ही के ऊपर आरोप लगा रहे थे ना प्रधानमंत्री, जब ये कह रहे थे कि बंद कमरे में क्या कुछ हुआ है। अभी तक आपको सफाई देनी पड़ रही है, अभी तक इस मसले पर सफाई देनी पड़ रही है कि आपने ब्लैकमेल करके कि मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, ये सब बातें कहकर आप पर आरोप लग रहा है ना। आपने अपना काम निकलवा दिया, आपने तो कुर्सी पा ली, बाकी सबका हमको नहीं पता भैया। सुनील जी 20 सेकंड और उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। देखिए प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, हमारे बंद कमरे में क्या होता है, आजकल वो इतना ज़्यादा बोलते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी गिर गई है। हम लोग तो अब टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ कोई ब्लैकमेलिंग, चूंकि हमारी बात तो हम ही कर सकेंगे ना, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है हमारे यहाँ। जिसको आप जात से देखते हैं वो जात इसलिए आइडेंटिफाइड है कि वो जात सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर है, और सामाजिक शैक्षणिक रूप से कमजोर है तो उसका अगर हम नहीं करेंगे। ठीक है, रोहन गुप्ता जी जवाब दे दीजिए। रोहन गुप्ता जी जवाब दे दीजिए, जल्दी जवाब दे दीजिए। रूबिका जी देखिए, पहली बात तो ये अभी जो जातिवाद की बात कर रहे हैं वो कैसे बेवकूफ़ कर रहे हैं बिहार की जनता को, वो मैं बताऊं।
जब MY की बात करते हैं, मुस्लिम यूथ की बात करते हैं, तब आता क्या है? यादव आ जाते हैं और मल्ला आ जाते हैं, तब मुसलमान याद नहीं आता। कांग्रेस का मुखिया दलित है, उसका नाम डिक्लेयर नहीं कर पाते। कौन सी जातिवाद की बात कर रहे हैं? और आप जातिवाद की आड़ के पीछे जंगल राज को नहीं छिपा पाएंगे। यही इस कैंपेन का जो भी नैरेटिव यहाँ पे बिहार में रूबिका जी है, मैं यहाँ पे 3 महीने से हूँ, बहुत लोग क्लियर हैं कि जंगल राज को नहीं भूलेंगे। और इसीलिए जब उनको मालूम है कि बुरी तरीके से हार रहे हैं, इसीलिए मोदी जी को व्यक्तिगत टिप्पणी पे आ चुके हैं। बाकी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को क्या जरूरत है कि मोदी जी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी करें, नाच गाने की बात करें, छठ पर्व का अपमान करें? कोई भी आदमी जिसको थोड़ी भी राजनीति मालूम है इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा। और आखिरी चीज रूबिका जी, जिनका मुद्दा, आखिरी चीज, वोट चोरी की ये लोग बात कर रहे थे रूबिका जी, इनका तो मुद्दा ही चोरी हो गया। ये पहला कैंपेन होगा, इतने सालों से मैं देख रहा हूं रूबिका जी कि चुनाव के पहले ही विपक्ष का मुद्दा ही चोरी हो गया। वोट चोरी कहीं के कैंपेन में नहीं है, तो क्यों जनता को बेवकूफ बनाया आपने? 2 महीने तक क्यों दोनों भाई मिलकर रैली में? ये तो है पंकज जी, ये तो मुद्दा ही चोरी हो गया। ये बात तो माननी पड़ेगी। वो कह रहे हैं मुद्दा ही चोरी, मतलब मुद्दा कहां से शुरू किया था और कहां पहुंच गए आप आते आते? वोट चोरी अभी भी मुद्दा है और बड़ा गंभीर मुद्दा है। वो दूसरे और भी मुद्दे हैं जो उससे भी ज्यादा गंभीर मुद्दे हैं। देखिए, इस वक्त एनडीए के दलों में जिस तरह की फूट पड़ी हुई है, जिस तरह का जेडीयू और बीजेपी के बीच कसमकश चल रही है, सब जानते हैं कि चुनाव नतीजे आएंगे और अगर उसके बाद किसी तरह एनडीए की सरकार बनने की स्थिति बन गई तो नीतीश कुमार के साथ क्या होने वाला है? क्या नीतीश कुमार इस हालत में चुप बैठे रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने बार बार ये साफ कर दिया है, खुद अमित शाह जी ने ये बार बार साफ किया है कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं। सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाएंगे प्रधानमंत्री जी, इसकी घोषणा चुनाव के पहले कर दी है। बड़ा आदमी मतलब पंकज जी, ये सवाल मैंने खुद अमित शाह जी से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि केवल उनके लिए नहीं, जितने भी लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग, मैं जब जनसभा में गया था तो वहाँ के उस प्रत्याशी के बारे में, ये हमारा कर्म है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके हाथों को और मजबूत किया जाए। तो ये केवल एक शख्स के बारे में उन्होंने नहीं बोला है, 3 और नेताओं के नाम गिनाए हैं। अब आप 2+2 4 क्यों कर रहे हैं? जब आप कह रहे हैं कि बंद कमरे में क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, पीएम को कैसे मालूम चल जाता है, वैसे आपको कैसे पता लग जाता है कि पीएम और नीतीश बाबू की क्या बातचीत हुई है बंद कमरे में, अमित शाह और बाकियों की क्या बात हुई बंद कमरे में? आपके पास कौन सा ऐसा पेगासस है? नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं कि 3 और नाम लिए। मैं तो अभी तक समझ रहा था कि एक ही स्पर्धी खड़ा किया है। मतलब नीतीश कुमार के खिलाफ 4 स्पर्धी खड़े कर दिए हैं चुनाव बाद के दृश्य के लिए। ये तो बड़ी गंभीर स्थिति हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यहाँ नीतीश बाबू भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की मन से मदद करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी तो उनके उम्मीदवारों की मन से मदद कर ही नहीं रही है, जो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको थोड़ा आरजेडी और कांग्रेस का भी बता दूं 1 मिनट। राष्ट्रीय जनता दल ने भी टिकट बंटवारे में कांग्रेस के साथ, अच्छा ठीक है, 20 सेकंड कांग्रेस के साथ अन्याय किया। 20 सेकंड सर प्लीज। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल ने भी टिकट बंटवारे में कांग्रेस के साथ अन्याय किया है। सब हारने वाली सीटें कांग्रेस के गले में बांध दी और सब जीतने वाली सीटें अपनी झोली में डाल ली। देखिए, आपको लगता है कि कांग्रेस 61 सीटों पे लड़ रही है, उनमें से 9 पर तो आप जानती हैं फ्रेंडली फाइट हो रही है, बच गई 52। उन 52 सीटों में से रूबिका जी 23 सीटें ऐसी हैं जिनमें बिहार में जो पिछला डिलिमिटेशन हुआ उसके बाद 7 चुनाव हुए हैं लोकसभा और विधानसभा के। उन 7 चुनावों में से इन 23 सीटों पर महागठबंधन का कोई भी राजनीतिक दल एक भी बार नहीं जीता है, न कांग्रेस, न राष्ट्रीय जनता दल, न कोई और। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस को जीत की संभावनाओं वाली सिर्फ 29 सीटें दी गई हैं। कांग्रेस 61 पे नहीं, 52 पे भी नहीं, सिर्फ 29 सीटों पर तो चुनाव लड़ रही है। तो ये जो राष्ट्रीय जनता दल ने किया तेजस्वी यादव जी ने, पंकज जी, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या से क्या हो गया पंकज जी? वोट चोरी करते करते आप ही के साथी सीट चोरी कर गए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, दोनों तरफ इस तरह की चीजें हैं कि ये चुनाव बहुत पेचीदा हो गया है। बावजूद इसके जो बिहार की जनता है उसमें एक अंधा प्रवाह। पंकज जी, थैंक यू ये सब बताने के लिए। जब मैं ये सवाल करती हूँ
तब ये आरोप लगाया जाता है कि रूबिका लियाकत ये सवाल क्यों कर रही है। मैं यही बात तो प्रधानमंत्री कह रहे थे ना कि कुछ तो खेल हुआ है बंद कमरे में, और वो आज आपने जाहिर कर दिया है हर्षवर्धन जी। एनडीए में भी हुआ है, वो एनडीए में भी हुआ है। नहीं, देखिए मैं वो हुआ है, वो तो मैं पूछ लूंगी अभी, लेकिन अभी तो आपने क्लियर कर दिया ना। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि हम में से किसी की बात वो गूंज में न सुनी जाए, सिर्फ पंकज भाई की बात सुनी जाए। पूरा चुनाव उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि एक नहीं 4 प्रतिस्पर्धी खड़े हो गए हैं मुख्यमंत्री पद के, एक पे कह रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तो इतनी सीटें नहीं दी। अगर पंकज भाई के लिहाज से ही देखें तो कांग्रेस तो सिंगल डिजिट में जा रही है, डबल डिजिट में जीती नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कितनी सीटें उन्होंने जोड़ के बता दी कि सिर्फ 29 रह गई हैं। अब उसमें कितनी जीतेंगे वो। कुल मिलाकर ये स्थिति है, यही सच है बिहार के चुनाव का। गठबंधन के भीतर किसी मुद्दे पर एका नहीं है, बहुत अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से जब 14 हर्षवर्धन जी कह रहे हैं एनडीए में भी एका नहीं है। नहीं वो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि एनडीए में भी एका नहीं है। अब पंकज भाई को इतना तो कहने दीजिए, नहीं तो फिर एकदम ही कांग्रेस से क्या आप बाहर करा देंगे, थोड़ा तो रहने दीजिए। लेकिन जो भिलारी जी ने कहा उसका जवाब मैं देना जरूरी समझता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने यादवों को कहा कि पिछड़े से नहीं और कुर्मी को नहीं कहा। भिलारी जी, मेरा बड़ा स्थायी मत है, यादव कुर्मी इस देश में सवर्णों के साथ सवर्ण जैसी ही स्थिति में हैं, उन्हें अगड़ों में ही शामिल किया जाना चाहिए। मेरा ये मानना है, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कहता है धीरे धीरे इस देश से सारी जातियां अगड़ी हो जाएं, तभी तो आप जाति मिटा पाएंगे। रोज नया पिछड़ा बनाते रहेंगे तो कैसे मिटा पाएंगे। मैं इसी मत का हूं और बार बार इसकी पैरवी भी करता हूं। भिलारी जी, तब तो चारों शंकराचार्यों को रखना पड़ेगा कि उनसे शस्त्रार्थ हो जाए, जो जीतेगा वही शंकराचार्य होगा, केवल ब्राह्मण क्यों होंगे। और कुर्मी छोड़ दिया था, इसलिए आपको याद दिला दिया था कुर्मी। अब छोड़िए इस सब बात, इससे बड़ा लंबा चर्चा हो जाएगा। अब मैं ये कह रहा था कि जैसे पंकज जी ने बताया कि लेकिन ये इधर भी है, अगर इधर नहीं रहता रूबिका जी तो कितनी सीटें कौन लेगा उस ट्वीट पर पता चल रहा है। कौन कौन कैंडिडेट कितना खड़ा करेंगे, क्या करेंगे, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है, अनलाइक लास्ट टाइम। आपको जो है मैनिफेस्टो वाला में भी कुछ हुआ कि भाई सबको एड्रेस करेंगे, जितने नेता हैं बैठ करके एड्रेस करेंगे, मुख्यमंत्री 56 सेकंड में भाग गए। तो यहाँ भी डिफरेंसेस है, कसमकस है, कंट्राडिक्शन है, कन्फ्लिक्ट है, वहां भी है। अब ये हम लोग डिफरेंसेस दोनों जगह है, लेकिन किसका परसेप्शन किसके दिल में जनता के बैठता है, कितना बैठता है, उसी से डिसाइड हो जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया का ये कारवां लगातार जारी रहेगा। 6 तारीख को हम स्टूडियो में होंगे मौजूद, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग है। न्यूज़ 18 इंडिया की तैयारी एकदम पुख्ता और पूरी है।